हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट है EEE फर्स्ट। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक चल रहा था इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन या फिर पावर वायरिंग, जो कि UPBT के लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था दोस्तों जनरल रूल्स ऑफ पावर वायरिंग और कुछ उसके कंड्यूट साइज़ वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है पावर वायरिंग एसेसरीज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पावर वायरिंग एसेसरीज़ यानी पावर वायरिंग संसाधन या सामग्री जिसे कहते हैं। पावर वायरिंग में जो जो सामग्री यूज़ होंगे, सामान हम यूज़ करेंगे, वो सब क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पावर वायरिंग एसेसरीज़ में कंड्यूट पाइप आमतौर पर 3 मीटर या 5 मीटर की लंबाई में मिलती है। जो हमारी पावर वायरिंग की एसेसरीज़ में होती है कंड्यूट वगैरह, वो 3 मीटर या फिर 5 मीटर की लंबाई में मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो उसी के आगे पावर वायरिंग में वायर्स को ले जाने के लिए निम्नलिखित संसाधनों यानी एसेसरीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है। हम वायर्स को सिर्फ भाई कंड्यूट के माध्यम से तो नहीं ले जाएंगे, और भी चीज़ें होंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कपलर या सॉकेट जिसे बोलते हैं। कपलर नाम से ही पता चल रहा है दो कंड्यूट्स को आपस में कनेक्ट करने वाला है, यानी कपलर यानी कपल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों। तो इसको आप देखिए हिंदी में भी कपलर लिखिएगा आप। अगर हेडिंग आप इंग्लिश में डालते तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये हिंदी मीडियम के लिए ही वीडियो है। तो आप ऐसा नहीं कि अगर इंग्लिश में ये पड़ा हुआ हेडिंग तो आप ना लिखें, हिंदी इंग्लिश में लिख देंगे, कोई दिक्कत की नहीं। बस ये अंदर का जो होता है पोर्शन वो आप हिंदी में लिखिए। ठीक। कंड्यूट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए या निप्पल आदि को लगाने के लिए कपलर या सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने क्या कहा था, वही है। आगे बढ़ते हैं। स्टील कंड्यूट। स्टील कंड्यूट क्या होता है? ये दो रूपों में होते हैं, हल्की गेज की स्टील कंड्यूट, भारी गेज की स्टील कंड्यूट। ये आपकी स्टील कंड्यूट हो गई। नेक्स्ट आपका हो गया कंड्यूट बेंड्स। कंड्यूट बेंड्स क्या होता है? कंड्यूट पाइप वायरिंग को विभिन्न दिशाओं में मोड़ने के लिए। मान लीजिए आप, बेंड मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा। बेंड की जो हिंदी मीनिंग होती है वो तिरछा या टेढ़ा होता है। तो कंड्यूट यानी आप मान लीजिए वायरिंग कर रहे हैं, कहीं पे आपको कोना पड़ गया दीवार का या फर्श का कोई कोना पड़ गया, तो आपको वहाँ से मोड़ना है वायरिंग, सीधे यहाँ सीधे ना जाके इधर जाना है। तो इस बेंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ पे थे हम? कंड्यूट पाइप वायरिंग को विभिन्न दिशाओं में मोड़ने के लिए कंड्यूट बेंड का प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट। तो दोस्तों अगला पॉइंट से पहले एक और बात, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये हम इसको देख के नोट्स नहीं बना सकते। अगर आपकी इच्छा है तो आप देख के नोट्स भी बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये कुछ भी अलग नहीं है, आपके बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस डिट्टो हमने बनाया है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सैडल। सैडल या क्लिप, जो आप क्लिप बोलते हैं। मान लीजिए दीवार में हमें कोई दीवार या फर्श है तो वहाँ पे हमें कील लगानी है, तो कील लगाने के लिए पहले हम उसमें क्लिप ड्रिल से लगा देते हैं, फिर उसके अंदर हम कंड्यूट को फंसा देते हैं। तो इस तरह होता है। सैडल या क्लिप का प्रयोग कंड्यूट पाइप को दीवार पर लगाने में किया जाता है। देखिए वही है। तो कुछ चीज़ें आपको पता भी होंगी, बस हेडिंग याद रखिए, बाकी तो लिख ही लेंगे। लॉक नट। देखिए लॉक नट से ही पता चल रहा कि ये जो नट होगा ये लॉकिंग के लिए यूज़ होगा। तो लॉक नट का प्रयोग कंड्यूट पाइप को बॉक्स में कसने के लिए किया जाता है। देखिए नाम में ही पता चल जाता है उसका काम क्या है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। ब्रश और निप्पल, तो ये क्या होता है? ब्रश व निप्पल का उपयोग वाहक नली यानी कंड्यूट पाइप को बॉक्स में रोकने के लिए किया जाता है। ब्रश में चूड़ी होती है, जो आपका ब्रश होता है उसमें चूड़ी होती है जिसके ऊपर लॉक नट चढ़ाते हैं। ठीक, आपने देखा होगा आपके यहाँ। मान लीजिए वायरिंग ना सही, पाइप वगैरह, पानी की पाइप वगैरह तो होंगी, उसमें भी यूज़ होते हैं। सेम वायरिंग का सिस्टम थोड़ा बहुत उसमें भी रहता है। इसमें हम वायर सप्लाई करते हैं, उसमें आप पानी सप्लाई करते हैं, बस। तो आगे बढ़ते हैं। कंड्यूट रेड्यूसर, ये क्या होता है? कभी कभी वायरिंग इंस्टॉलेशन में कंड्यूट पाइप की माप या आकार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी हम वायरिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको
आकार कम बड़ा या ज़्यादा हो, छोटा हो गया, तो उसको हमें बदलने की आवश्यकता पड़ती, तो वहाँ पे हम रेड्यूसर का प्रयोग करते हैं। तो यही आगे लिखा है, ऐसी स्थिति में रेड्यूसर, टी सॉकेट आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपकी एसेसरीज थी, कुछ संसाधन वो ख़त्म हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। साइज़ ऑफ कंड्यूट, यानी कंड्यूट हमें कौन से किस नंबर के और किस साइज़ के लेने चाहिए, उसके लिए ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए और बना लीजिए, बनाना हो तो। देखिए, एक तरफ केबल की माप, फिर वाहक नली यानी कंड्यूट की माप। तो यहाँ पे mm² यूनिट रहेगा केबल की माप के लिए। नंबर या डायमीटर mm में रहेगा। ये 19, 25, 32, 38, 50 ये नंबर्स हैं, ठीक है, कंड्यूट की माप है। तो और इसमें सप्लाईज जाएंगी, कितने वोल्ट की जाएगी, देखिए यहाँ पे पहले 1.5 का रहेगा, 1.5 का, तो एक नंबर का, और 1.40 का आपका डायमीटर यानी व्यास का रहेगा। और 19 नंबर का कंड्यूट है, तो 250 वोल्ट के लिए 5 आप चाहिए, 660 वोल्ट के लिए 4 चाहिए। इसी प्रकार अगर 25 का है और उसमें 250 वोल्ट का जा रहा है तो 10 नंबर का, और 660 वोल्ट का जा रहा है तो 9 नंबर का। इसी प्रकार आपका 32 का है, 250 वोल्ट जा रहा है 14 नंबर, और 660 वोल्ट जा रहा है तो 10 नंबर। बाकी 38 और 50 के लिए नहीं आता, ठीक है। इसी प्रकार 2.5 के लिए आपका एक नंबर 1.80 डायमीटर रहेगा, तो आप 19 नंबर के लिए 250 वोल्ट के लिए 5 नंबर का यूज़ करेंगे, 660 वोल्ट के लिए 3 नंबर का यूज़ करेंगे, हैं। और 25 के लिए 8, यानी 250 वाला 8 और 660 वाला 6, ठीक। इसी प्रकार 32 का आप 12 वाला यूज़ करेंगे 250 वोल्ट के लिए या 250 वोल्ट से कम के लिए, 660 है उससे कम के लिए 8 वाला यूज़ करेंगे, और बाकी इन दोनों का नहीं होता। फिर इसी प्रकार अगर आपका 4 mm² की केबल है, तो एक नंबर का 2.24 डायमीटर है, तो उसमें अगर 19 नंबर की कंड्यूट ले रहे हैं तो 250 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी वोल्ट आपको भेजनी है, तो 3 नंबर का चाहिए। और 660 वोल्ट का अगर है या उससे कम है तो 2 नंबर का। इसलिए 25 का, अगर इसी प्रकार 25 का ले रहे हैं तो 250 वोल्ट के लिए 6 नंबर का, और 660 वोल्ट के लिए आपको 5 नंबर का। इसी प्रकार 32 के लिए तो आपका 250 के लिए 10 और 660 वोल्ट के लिए 7, बाकी इन दोनों के लिए नहीं आता। इसी प्रकार 6 नंबर के लिए आपका 2.80 हाँ डायामीटर है, एक नंबर रहेगा, और डायामीटर ये यानी आपका व्यास है 2.80, ठीक। 19 नंबर का कंड्यूट है, तो ये आपको 250 वोल्ट के लिए 2 और 660 के लिए 2। 25 नंबर का है तो 250 वोल्ट के लिए 5 और 660 वोल्ट के लिए 4। इसी प्रकार 25 के बाद 32 का आता है, 250 वोल्ट के लिए 8 और 660 के लिए 6। तो ये आपका 38 में 250 वोल्ट का नहीं आता, लेकिन 660 वोल्ट या उससे कम के लिए 7 नंबर का आता है, बाकी 50 में नहीं आता। इसी प्रकार आपका आगे है 10 नंबर का, अगर केबल की माप है तो एक नंबर आपका रहेगा और डायमीटर रहेगा 3.55। आपका जो रहेगा 19 के लिए 2, 19 के लिए 250 वोल्ट का 2 और 660 वोल्ट का 1। 25 mm कंड्यूट के लिए 250 वोल्ट के लिए 4 और 660 वोल्ट के लिए 3। 32 mm कंड्यूट 250 वोल्ट के लिए 7 और 660 वोल्ट के लिए 5। बाकी 38 के लिए नहीं आता 250 वोल्ट में, लेकिन 38 का 660 वोल्ट में 6 आता है, बाकी 50 का नहीं आता। इसी प्रकार आपका 16 का देख लीजिए, 7/1/170, तो आपका 19 में नहीं आता, 250 और 660 वोल्ट का नहीं आता। लेकिन यही 25 में आपका 25 mm का कंड्यूट का 250 वोल्ट में 3 का आता है, 660 वोल्ट में 2 का आता है। 32 में आपको 250 वोल्ट का 3 और 660 वोल्ट का 3। 38 में आपको 250 वोल्ट का 6 और 660 वोल्ट का या उससे कम का 4। और आपका 50 में जो 50 का माप होता है उसमें नहीं आता 250 वोल्ट का, लेकिन 660 वोल्ट में 50 का 7 वाला आता है। इसी प्रकार 28 नंबर का केबल की माप है तो 7 नंबर होगा आपका और 2.24। तो 2.24 है, तो 28 नंबर में आपका 7 नंबर का जो आएगा 2.24 डायमीटर में, उसमें आपका देखिए 19 mm का कंड्यूट वाला नहीं आता, 250 660 में नहीं आता, लेकिन 25 में भी नहीं आता, लेकिन 32 में आता है आपका 250 वोल्ट में, 660 का नहीं आता।
38 में आपका दोनों आता है, 250 वोल्ट के लिए 4 आता है, 660 वोल्ट के लिए 2 आता है। लेकिन 50 वाले में आपका 250 वोल्ट का 6 और 660 वोल्ट का 5 आता है। तो इस तरह ये टेबल थी। एक बार हम शुरू से फिर दिखा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, हमारा है आगे अगला साइज ऑफ फ्यूज़, स्टार्टर एंड मेन स्विच एंड स्टार्टर। इन तीनों में से कोई भी हेडिंग पूछेगा आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी हेडिंग रहेगी, मैटर आपका यही रहेगा। इसी तरह पूछ सकता है, साइज़ ऑफ फ्यूज़ पूछ सकता है। तो अगर साइज़ ऑफ फ्यूज़ पूछता है आपका, और या फिर स्टार्टर या मेन स्विच स्टार्टर पूछता है, तो यही लिखेंगे। तो लिखते हैं, क्या लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटर स्टार्टिंग में अपनी फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट लेता है। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पावर देनी पड़ती स्टार्टिंग में। इसलिए हम मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की रेटिंग फुल लोड करंट से 1.5 गुना लेते हैं, यानी 1.5 गुना लेते हैं। उसी में आगे पैराग्राफ चेंज करके स्टार्टर और मेन स्विच का प्रयोग नीचे दिए गए नियम के आधार पर करते हैं। जो हम नियम आगे बताएंगे उसके आधार पर हम मेन स्विच और स्टार्टर की रेटिंग करते हैं। तो ये मोटर के लिए है। पहले 0.25 HP सिंगल फेस या फिर 20 एम्पियर सिंगल फेस तक के लिए, 20 एम्पियर या सिंगल फेस का आपका मोटर है तो DPIC यानी डबल पोर आयरन क्लेड मेन स्विच आपका यूज़ होगा। यानी अगर 5 HP हॉर्स पावर का 3 फेस 25 एम्पियर तक का है तो TPIC ट्रिपल पोर आयरन क्लेड मेन स्विच यूज़ होगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको? आई होप समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। 5 HP यानी हॉर्स पावर 3 फेस से अधिक के लिए तो उसमें क्या होगा, TPIC मेन स्विच या फिर TPNIC मेन स्विच का प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादातर आपका यही तीनों यूज़ होते हैं, ये बहुत कम ही यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टर के लिए क्या नियम है? तो स्टार्टर के लिए देखिए आप 5 HP जो दिया है, 5 HP तक अगर है स्टार्टर में तो D.L डॉल जिसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डिनेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। डायरेक्ट नहीं होता, डिनेक्ट होता है। तो 20 HP तक अगर है तो स्टार और डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करेंगे। अगर 20 HP से अधिक है आपका, ये देखिए, तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज़ करते हैं जिससे वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। तो अगला है उसी में आपका स्टार्टर में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अगर है आपका स्टार्टर में तो वहाँ पे हम रोटर रजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, ठीक। ये टॉपिक एंड इसी में अगला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी वितरण प्रणाली, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि आप इंग्लिश हेडिंग डाला करिए और हिंदी में लिखा करिए, क्योंकि आपको याद रखने में हर जगह आसानी होगी। तो देखते हैं। पावर वायरिंग करने के लिए एनर्जी मीटर से सप्लाई मिलने के बाद मेन स्विच लगाया जाता है। फिर उसके बाद यदि सर्किट की संख्या 1 से अधिक है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाकर सर्किट को सप्लाई दी जाती है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का थोड़ा सा मैटर था। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक डायग्राम है, अगर वो थ्योरी आपको नहीं समझ आई तो ये मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। देखिए ये एनर्जी मीटर लगा है, यहाँ से हमने सप्लाई दी इसमें हैं। अगर मेन स्विच में हम सप्लाई देते हैं तो मेन स्विच में सप्लाई देने के बाद अगर सर्किटों की संख्या 1 से अधिक है हमारी, ये देखिए 1 2 3 1 से अधिक है ना यहाँ पे, तो 1 से अधिक है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का प्रयोग करते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ठीक है। तो यही उसमें हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत थोड़ा सा लिखा था मैटर। तो आई होप समझ आ गया। और यही सेम वही डायग्राम है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा दिखा देता हूँ। 3 फेस है RYB, ये एनर्जी मीटर आपका 3 फेस वाला। यहाँ फिर यहाँ से आपका जा रहा है, ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक। ये यहाँ से यहाँ पे सर्किट गया इस वाले में, यहाँ पे आपके फ्यूज़ यूज़ हुए हैं। ये देखिए ये पहला सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, ठीक। 3 सर्किट हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो ये और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है पूरा,
तो इसे बोलते हैं मल्टी लाइन डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पूछेगा तो इसकी प्रैक्टिस से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम है। अब देखिए समझा देता हूँ। 3 फेज थे वहाँ पे हमारे, अभी आपने मल्टी लाइन डायग्राम में देखा था RYB। तो यहाँ पे 3 तार जा रहे हैं स्टार्टिंग में। एनर्जी मीटर, ये एनर्जी मीटर है, ये मेन स्विच है, और आपका ये DB है यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। तो देखिए 3 तार एनर्जी मीटर में गए थे। आप पीछे जाके वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। RYB गए थे तो यहाँ पे 3 तार लगा दिए। 3 फेज सप्लाई जा रही थी, एनर्जी मीटर से भी 3 तार निकले थे और मेन स्विच में जा रहे थे, 3 तार लगा दिए। ठीक, इसी प्रकार आगे आपका DB में भी 3 जा रहा था और 3 निकले हुए थे, ये देखिए। ठीक, सिंगल लाइन समझ आया। ये सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर पावर वायरिंग। आगे बढ़ते हैं। इसी में थर्ड पॉइंट हमारा आपका कनेक्शन। तो नेक्स्ट थर्ड वाला हमारा दीवार पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं वो है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 3 फेज दिया है RYB। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का जा रहा है वायर, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है आपका। ठीक, और ये मोटर स्विच है। यहाँ से आपका 3 वायर निकला, मोटर स्विच में गया। ठीक, यहाँ से 3 वायर, फिर मोटर स्विच से आपका 3 वायर निकला, स्टार्टर में गया, स्टार्टर से आपका यहाँ से ये इसमें गया। ठीक, फिर इसी प्रकार आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पे इस वाले में गया। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम, मेन स्विच का कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का कर रहे हैं। तो ये मेन स्विच का है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का है। ठीक, ये आपका मेन स्विच वाला है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला वायरिंग है, देखिए ये, और ये मेन स्विच वाला है। तो दो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, थोड़ा बहुत वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम, बस हल्का सा चेंज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका मेन स्विच के लिए पहले जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, फिर मोटर, वहाँ पे मोटर स्विच होगा, फिर स्टार्टर होगा, फिर यहाँ पे आपका करंट पहुँच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 1.5 मीटर है। कहाँ से, आपका मेन स्विच से यहाँ तक का, स्टार्टर तक का। और आपका मोटर स्विच से जो आपका वो है यहाँ तक का, एनर्जी मीटर तक का X डिस्टेंस लिया गया है हमने। ठीक, इसी प्रकार आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का आएगा। मोटर स्विच में आएंगे 3 वायर्स, वहाँ से स्टार्टर में आएंगी और स्टार्टर से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में चला जाएगा। ये डिस्टेंस दोनों एक ही रहेंगी। यहाँ भी देखो 0.2 दिया है तो यहाँ भी 0.2 रहेगा, तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया। या इंग्लिश में इस तरह लिख सकते हैं, कनेक्शन ऑफ मोटर थ्रू DB यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स व्हेन स्विच एंड स्टार्टर इंस्टॉल्ड ऑन वॉल यानी दीवार पर। तो देखिए दीवार पर 1 मीटर पीछे थोड़ा स्टैंड पर मोटर स्विच और स्टार्टर कैसे लगाना है उसकी ये ड्राइंग है। तो ठीक है, आप ये भी हेडिंग डाल सकते हैं जो हमने बोला, दीवार से 1 मीटर हटकर स्टैंड पर मोटर स्विच व स्टार्टर लगाना या लगा होना। ठीक, तो ये यहाँ पे आपका एनर्जी मीटर है। 1 मीटर है तो देखिए x+1 कर दिया, डिस्टेंस x थी, 1 मीटर हम पीछे जा रहे हैं तो x+1। ठीक, यहाँ से 3 वायर्स आ रही हैं आपकी, मोटर स्विच में आ रही। ठीक, मोटर स्विच में आएंगी, फिर वहाँ से आपका किस में जाएंगे, आपका स्टार्टर में जाएंगी, ये आपका स्टार्टर है। ठीक, उसके बाद 1.5 मीटर नीचे आएंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे। तो ये आपकी इस तरह वायरिंग बनेगी। इसी में एक और वायरिंग है थोड़ी सी, दूसरा इसी का डायग्राम, वो भी देख लीजिए। तो वो कैसे होगा, तो देखिए वो ऊपर सर्किट डायग्राम था थोड़ा सा, और ये हमारे स्टैंड के साथ है जो दीवार पे हमें 1 मीटर पीछे लगाना है। तो ये हमारा ये हो गया मेन स्विच, यह हो गया स्टार्टर, इसको Y/डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो आप अगर स्टार्टर ना लिखना चाहो तो ये सिंबल लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका गया हुआ है स्टैंड। ठीक, यहाँ पे ये स्टैंड गया हुआ है और ये पूरा स्टैंड है। और ये कंड्यूट का आपका क्या है, निप्पल विद लॉक नट फॉर फ्लेक्सिबल कंड्यूट, ये। ठीक, और उसके बाद ये आपका नीचे कंड्यूट कपलर है, ये कंड्यूट कपलर बना लेंगे। और यहाँ पे बुशिंग फॉर रिगिड कंड्यूट, ये बुशिंग फॉर रिगिड कंड्यूट के लिए है। तो इस तरह कुछ आपका बनेगा जो दीवार पे 1 मीटर स्टैंड पे आपको लगाना है स्टार्टर और मेन स्विच, उसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, आप हल्का से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये है देखिए इंग्लिश में हमने भी लिख रखा है, इंस्टॉलेशन ऑफ मोटर एंड स्विच, मोटर और स्विच का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे है हमारा 5th, इसी में 5th डायग्राम, हम सिंगल मोटर की पावर वायरिंग कैसे करेंगे उसका डायग्राम।
तो ये देखिए यहाँ ये मेन स्विच है, यहाँ से फेज न्यूट्रल दिए 220 वोल्ट, 250 वोल्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि उससे कम ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ फेज न्यूट्रल हमने यहाँ पे दिए, मेन स्विच में गया। मेन स्विच में आपने रिगिड कंड्यूट यूज़ किया है, फिर उसके बाद मोटर स्विच में गया, फिर वहाँ पे 0.5 M का फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ किया। फ्लेक्सिबल कंड्यूट क्यों यूज़ करते हैं मोटर से स्टार्टर तक? ताकि वायर जो होती है आपकी वो किसी भी डायरेक्शन में तोड़ मोड़ के हम यूज़ कर सके। अगर रिगिड यूज़ करेंगे, रिगिड कंड्यूट, तो टूट सकती है। रिगिड यानी टाइट वाली जो टूट सकती है, लेकिन फ्लेक्सिबल रहेगी, आप ऐसे रहेगी इसी तरह उंगली की तरह, देखिए किसी भी डायरेक्शन में वो मुड़ सकती है। तो उसको इसीलिए रिगिड कंड्यूट यूज़ करते हैं कि अगर मान लीजिए स्विच बोर्ड इधर ना करके हम बाई चांस कभी चेंज करते इधर, तो हमारा किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। इसके बाद ये है स्टार्टर। उसके बाद स्टार्टर से आपका जो है यहाँ तक का मोटर तक का डिस्टेंस है आपका, ये मोटर है, तो ये 2.5 या 1.5 मीटर रिगिड कंड्यूट का यूज़ करते हैं। दोनों में से कोई एक भी मीटर का कंड्यूट यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं अगर 2.5 मीटर रिगिड कंड्यूट लिखा है तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, वो गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक, तो ये आपका आ गया मोटर में आपका ये देखिए सप्लाई आ गई। यहाँ पे 1.2 मीटर फ्लेक्सिबल कंड्यूट, फिर यहाँ से हम यूज़ करेंगे फ्लेक्सिबल कंड्यूट जो यहाँ से मुड़ जाए। देखिए मुड़ी हुई है ना, तो इस तरह का होता है। आप ये स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं डायग्राम। तो बढ़ते हैं आगे, हमारा लेबर चार्ज। देखिए आप इतना सब करने के बाद तो हमारा सिंगल मोटर के लिए पावर वायरिंग हो गई। तो अब आगे अगली हेडिंग है लेबर चार्ज, जिसे आई से भी डिनोट करते हैं। तो क्या होता है लेबर चार्ज? देखिए अब अगर इंडस्ट्री में आप वायरिंग वगैरह कराएंगे तो लेबर के थ्रू तो कराएंगे, तो उसका चार्जेस क्या होंगे? देखिए चार्जेस बताने से पहले एक और बात दोस्तों, इसमें चार्जेस जो लिखे हैं पूरा बुक के थ्रू लिखे हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि आजकल मार्केट में तो कुछ और रेट चल रहा है, तो नहीं, जो रेट लिखा है वही लिखिएगा, क्योंकि आप नया रेट अपने हिसाब से मत लिखिएगा। ठीक है, तो ये पहला है मेन स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इंस्टॉलेशन रेट, तो 50 रुपये रेट पड़ेगा। मशीन स्विच तथा स्टार्टर इंस्टॉलेशन रेट आपका 50 रुपये पर रेट पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑफ केबल विद कंड्यूट। जो आपको कंड्यूट है उसमें आप केबल लगाते हैं तो उसका चार्जेस क्या आएगा? 2.50 रुपये पर मीटर, यानी 1 मीटर की केबल के हिसाब से इतना रेट आपका पड़ेगा। मशीन कनेक्शन रेट, जो मशीन का कनेक्शन करना होगा आपको बोर्ड वगैरह से कहीं से भी, तो उसका 7.50 रुपये पर रेट, यानी पर एक मशीन का पड़ेगा। अर्थिंग इलेक्ट्रोड इंस्टॉलेशन व कनेक्शन रेट, तो 250 रुपये प्रति अर्थिंग, यानी एक अर्थिंग का 250 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज के टॉपिक हमारे सब कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। अब रह गया बस न्यूमेरिकल, वो भी आपको 2-1 दिन में वीडियो हो सके कल ही मिल सकती है। अगर कल नहीं आती तो परसों तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और देखने के लिए धन्यवाद। और कुछ क्वेरी हो, कुछ ना समझ आया तो कमेंट करिएगा। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।